हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ क्रिया, जिसके हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, वीडियो, यूपी लेखपाल और जितने भी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी आती है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। क्रिया क्रिया की परिभाषा होती है जिस शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया का रूप लिंग वचन पुरुष के आधार पर बदलता है। अगर क्रिया में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह लिंग के आधार पर होगा, वचन के आधार पर और पुरुष के आधार पर हो सकता है। अन्यथा क्रिया नहीं बदलेगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्रिया का निर्माण तो प्रत्यय से होता है। धातु में प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। जैसे धातु ना, ता, आना, आई प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण हो सकता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, पुराना रूप, उसे धातु कहते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है मूल धातु, नंबर 2 यौगिक धातु। धातु 2 प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। धातु 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसे दौड़ना, लिखना, पढ़ना, चलना आदि। मूल धातु ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होती है। मूल धातु किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं। उदाहरण जैसे दौड़, लिख, पढ़, चल आदि। मूल धातु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसे दौड़ना, लिखना, पढ़ना, चलना आदि मूल धातु। यौगिक धातु होते हैं यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होते हैं।
ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। यौगिक धातु का निर्माण प्रत्यय से होता है। इनका निर्माण प्रत्यय से होता है। यौगिक धातु का निर्माण प्रत्यय से होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ा। चलना, चला। दौड़ना, दौड़ा आदि। मूल धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होते हैं। मूल धातु किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। ये इनका निर्माण प्रत्यय से होता है। अब पढ़ेंगे यौगिक धातु की रचना कैसे होती है। यौगिक धातु की रचना कैसे होती है। यौगिक धातु की रचना धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और ऋणार्थक धातु बनती हैं। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और ऋणार्थक धातुएं बनती हैं। कई धातु को संयुक्त करके संयुक्त धातु बनती है। कई धातु को मिलाकर संयुक्त धातु बनाया जाता है। कई धातुओं को संयुक्त करके संयुक्त धातु बनती हैं। नंबर 3, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण से जो धातु बनेगी वो नाम धातु बनती है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर कितने होते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर कितने होते हैं, या कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद। नंबर 1, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मगर इसमें कभी कभार द्विकर्मक को भी शामिल कर लिया जाए। अगर द्विकर्मक को शामिल
किया जाता है तो इनकी संख्या 3 हो जाती है। क्रिया के भेद कर्म की दृष्टि से 2 होते हैं, पर ये द्विकर्मक को भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या 3 हो जाती है। पेपर में जब भी पूछा जाए कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अगर कुल क्रिया के भेद कर्म के आधार पर पूछे जाए, कुल क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर तो 3 होते हैं। नंबर 1 क्रिया पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता करता है परंतु फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में केवल कर्ता कार्य करता है, इसमें कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता करता है परंतु फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता करता है परंतु फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान होती है क्या अथवा कौन। पहचान होती है क्या अथवा कौन क्वेश्चन करने से इसमें कर्म का पता चल देगा। क्या अथवा का क्वेश्चन करेंगे तो कर्म का पता चलता है। जब क्या का प्रश्न करेंगे तो कर्म का पता चलेगा। कौन का प्रश्न करेंगे, कौन कार्य करता है तो कर्ता का पता चलेगा। क्या काम करता था तो वह क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट खेलना कर्म हुआ। कौन खेलता था क्रिकेट, मनोज, तो मनोज ये कर्ता हो जाएगा। उदाहरण 1 होगा मोहन आम खा रहा है। नंबर 2 अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो ये तो है कर्ता। कर्म को जो पीटा क्रिया।
नंबर 2 क्रिया आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता द्वारा किया जाता है और फल भी कर्म पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता द्वारा किया जाता है, फल या प्रभाव भी कर्म पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण होते हैं इसके सोहन सो रहा है, विद्यार्थी पढ़ता है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का व्यापार संचालन कर्ता द्वारा करता है और सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन सो रहा है और विद्यार्थी पढ़ता है, इन दोनों में अकर्मक क्रिया है। नोट जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। जिन धातु का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 6 होते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 6 होते हैं या बनावट के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ऋणार्थक क्रिया, नंबर 4 होता है पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 5 द्विकर्मक क्रिया।
नंबर 6 होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो इस बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नंबर 3 प्रणर्थक क्रिया, नंबर 4 होता है पूर्वकालिक क्रिया और नंबर 6 द्विकर्मक क्रिया, नंबर 6 सहायक क्रिया। बनावट या संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो धातुओं से ज्यादा का प्रयोग किया जाता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में जिस धातु में दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण बच्चा रोने लगा। बच्चा रोने लगा तो संयुक्त क्रिया में प्रायः इसमें रोना और लगा दो क्रिया है। संयुक्त क्रिया जिस धातु में दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है उसमें संयुक्त क्रिया कहते हैं। वैसे बच्चा रोने लगा। अब पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है? संयुक्त क्रिया के भेद ये अर्थ के आधार पर 11 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11। अर्थ के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे क्रिया। आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक क्रिया इसमें कार्य के आरंभ होने की जानकारी मिलती है। कार्य के आरंभ होने की जानकारी मिलती है। कोई कार्य शुरू होगा तो वह आरंभ बोधक क्रिया होगी। उदाहरण घोड़ा चलने लगा। मोहन लिखने लगा। इस प्रकार के उदाहरण आएंगे तो वह आरंभ बोधक क्रिया के उदाहरण होंगे। नंबर 2 समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया क्रिया के पूर्ण होने या व्यापार के समाप्त होने का बोध होता है। इसमें क्रिया
के पूर्ण होने या व्यापार समाप्त होने या काम का पूरा होने की जानकारी मिलती है। समाप्ति बोधक क्रिया में किसी कार्य का पूर्ण होना या समाप्त होने की जानकारी मिलती है। नंबर 1 उदाहरण होगा, वह जा चुका, राम सो चुका, तुम लिख चुके। इस प्रकार के उदाहरण समाप्ति बोधक क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। अब नंबर 3 क्रिया आती है अवकाश बोधक क्रिया। क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है। क्रिया निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है इसमें। वह मुश्किल से पढ़ पाया। वह कठिनाई से पढ़ाई पूरी कर पाया। नंबर 4 होता अनुमति बोधक क्रिया। अनुमति बोधक क्रिया। नंबर 4 अनुमति बोधक क्रिया। इसमें कोई आदमी किसी से अनुमति मांगता है कि मैं ये काम कर लूं, तो किसी से अनुमति मांगने की बोध कराती है। कार्य करने की अनुमति मांगी जाती है तो इसकी जानकारी मिलेगी इसमें। उदाहरण होगा, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो आदि होते हैं। नंबर 5 होता है नित्यता बोधक क्रिया। कार्य की नित्यता या उसके बंद होने का भाव प्रकट होता है।
बढ़ता गया। हवा चल रही है। नंबर 6 होती है अवकाश बोधक क्रिया। आवश्यक बोधक क्रिया। आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है इसमें। ये पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए। जीवित रहने के लिए पानी पीना चाहिए। नंबर 7 होता है निश्चय बोधक क्रिया। निश्चय बोधक क्रिया। निश्चय बोधक क्रिया में व्यापार की निश्चितता की जानकारी मिलती है। वह गिर पड़ा। वह बीच में ही बोल उठा। नंबर 8 होती है इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक क्रिया इसमें काम करने की इच्छा प्रकट होती है। काम करने की इच्छा प्रकट की जाती है। उदाहरण होगा मैं पढ़ना चाहता हूँ। नंबर 9 होता है अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया इससे नीरज पढ़ा करता है। जैसे नीरज पढ़ा करता है। सचिन खेला करता है। अभ्यास बोधक क्रिया से कोई कार्य डेली का रूटीन में होना शामिल रहता है, जैसे कि नीरज पढ़ा करता है या सचिन खेला करता है। इस तरह के उदाहरण अभ्यास बोधक क्रिया के उदाहरण होते हैं। नंबर 10 आता है शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया।  क्रिया।
कार्य के करने की शक्ति का रोध होता है। मैं दौड़ सकता हूँ। नंबर बालक चल सकता है। नंबर 11 क्रिया होती है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रिया का संयोग हो तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। रमेश पढ़ा लिखा करता है। नंबर 2 जीने के लिए खाना पीना आवश्यक है। अब हमारे संयुक्त क्रिया के सारे भेद खत्म हो गए। ये 11 प्रकार की होती है संयुक्त क्रिया। अब नंबर 2 क्रिया आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया नाम धातु क्रिया का नाम से ही पता चल रहा है कि ये धातु से निर्माण होता होगा, इसलिए इसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मूल धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों से प्रत्ययों के योग से निर्मित धातु नाम धातुएं कहलाती हैं। और नाम धातुओं से निर्मित क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातुओं से निर्मित क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। वो उदाहरण है झूठ से झुठलाना, दुख से दुखाना,
हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाज से लजाना, नंबर 3 पढ़ेंगे प्रणार्थक क्रिया। प्रणार्थक क्रिया कर्ता प्रणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे आदमी से काम करवाता है, तो ऐसे काम करने की प्रवृत्ति को प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की किसी दूसरे को कार्य करने को प्रेरित करता है या उकसाता है किसी दूसरे को, तो उसे प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, पढ़ना क्रिया से पढ़वाना धातु बनेगी। करना से करवाना आदि। इसका उदाहरण होगा राजन ने नाई से बाल कटवाए। कटवाना है ना, वो प्रणार्थक क्रिया है। ऐसे ही नंबर 4 क्रिया आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के पहले कोई क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के पहले कोई क्रिया आती है उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वह खाना खाकर सो गया। अपना पाठ पढ़कर खेलो। मैं अभी सोकर उठा हूँ। नंबर 5 आती है द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया जिस क्रिया के 2 क्रम होते हैं उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया के 2 क्रम होते हैं। द्विक्रमक क्रिया में क्रिया के कितने कर्म होते हैं? 2 कर्म। से अध्यापक ने
छात्रों को हिंदी पढ़ाई तो एक कर्म तो ये है और हिंदी दूसरा कर्म है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, दो कर्म हो गए। नंबर 6 आती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया को ही सहायक क्रिया। मैं घर जाता हूँ, वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया वह होती है वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया लगती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मुख्य क्रिया, ये तो मुख्य क्रिया है तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ में लग रही है तो ये सहायक क्रिया होगी।